गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास प्रथा का जो अंत है वो फ्रांस के अंदर कैसे हुआ और इसका अंत करने के पीछे किसका हाथ था, किसने फ्रांस के अंदर दास प्रथा का अंत किया। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जब फ्रांस के अंदर जैकोबिन सरकार बनी, मैक्समिलियन रोबेस्पियर की सरकार बनी, तो उसने एक बहुत ही कठोर जो नियंत्रण और दंड की नीति उसने अपनाई थी और उसी जैकोबिन सरकार के द्वारा फ्रांस के अंदर दास प्रथा का जो उन्मूलन है या अंत है वो किया गया। फ्रांस के अंतर्गत जो कैरिबियाई देश थे या उपनिवेश थे जिनके ऊपर फ्रांस का अधिकार था, जैसे मार्टिनिक, गोडेलोप, सेंट डोमिंगो, ये सब क्या है, तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। यानी फ्रांस के लिए इन वस्तुओं का उत्पादन करते थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के लिए यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। जो फ्रांस के जो अमीर लोग थे, यूरोप के जो अमीर लोग थे, वो अपने द्वारा जो बनाए गए जो उपनिवेश थे उन देशों में वो काम करने के लिए जाने को तैयार नहीं होते थे। तो इस कारण क्या हुआ कि उन बागानों के अंदर जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, ये तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी की फसलें उगाने के लिए जिन देशों के ऊपर कब्जा किया था, उनका अपना उपनिवेश बनाया था, उन बागानों के अंदर श्रम की कमी हो गई, काम करने वालों की कमी हो गई। तो इस श्रम की कमी को पूरा करने के लिए उन देशों ने यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार को विकसित किया। मतलब जो ये व्यापार है वो अफ्रीका से जो दास हैं वो यूरोप और अमेरिका में उनको भेजा जाता था। तो इस व्यापार को, क्योंकि ये 3 महाद्वीपों के बीच में हुआ, इसलिए इसको क्या है, त्रिकोणीय दास व्यापार कहा जाता है। तो ये जो त्रिकोणीय दास व्यापार है ये 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी में जब ये दास व्यापार शुरू होता है तो फ्रांसीसी सौदागर जो बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर होता है, एक लोहे की जो स्टैंप है वो होती थी जो गर्म करके उनके शरीर के ऊपर लगाई जाती थी, या हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। तो ऐसे बुरे तरीके से इन जो लोगों को या दासों को, जिनको अफ्रीका से लाया जाता था और अमेरिका और आपका ये यूरोप के जो देश हैं, इनके द्वारा क्या है, इनको अलग अलग जो इनके कैरिबियाई देशों तक इनको पहुंचाया जाता था और वहाँ जा कर के इनको जो बागान मालिक थे उनको बेच दिया जाता था। जहाँ पर उन्होंने क्या है, चाय के बागान हैं, इसके अलावा जो कॉफ़ी के बागान हैं वो लगाए होते थे, तो वहाँ पर उनको बेच दिया जाता था। तो दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हो पाया, क्योंकि जो चीनी की, कॉफ़ी की और नील की जो लगातार जो मांग बढ़ रही थी, उसको केवल श्रम के बल पर, जो दास श्रम है उसके बल पर, दास व्यापार के बल पर ही उसको पूरा किया गया यूरोप के अंदर। जो बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह थे, जो फ्रांस के बंदरगाह थे, ये ऐसे बंदरगाह थे जिनका विकास दास व्यापार के कारण ही हुआ था। ये दास व्यापार के कारण ही ये क्या हो गए थे, समृद्ध जो नगर है वो बन गए थे। उसके बाद देखिए कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई, लेकिन नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। तो फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली बनी थी, तो उसके अंदर काफ़ी लंबी बहस हुई
क्या जो एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, क्या उनको फ्रांस के साथ साथ उसके द्वारा जो अधिकृत जो देश हैं जिनके ऊपर उसका अधिकार है, जिनको फ्रांस ने अपना उपनिवेश बनाया हुआ है, क्या उनके ऊपर भी इन अधिकारों को लागू किया जाना चाहिए या नहीं? इस बात को लेकर के जो फ्रांसीसी जो लोग थे वो असमंजस की स्थिति में थे। या जो नेशनल असेंबली के जो लोग थे, उस नेशनल असेंबली के अंदर बहुत लंबी बहस है इस बात के ऊपर होती थी। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के वजह से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया, क्योंकि जो दास व्यापार पर निर्भर व्यापारी थे उन व्यापारियों के विरोध का उस नेशनल असेंबली को सामना करना पड़ता, इसलिए उसने ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। जो 1794 में कन्वेंशन जो बनी थी फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंदर, उसने क्या किया, दासों की मुक्ति का जो कानून है वो पास कर दिया। लेकिन ये कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। केवल 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी, जब उसने क्या किया, इस जो ये डायरेक्टरी थी इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके, जो 5 सदस्यों की एक सरकार जो कार्यपालिका बनी थी उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके, इस कन्वेंशन का फ़ायदा उठा करके नेपोलियन ने क्या किया, इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः फ्रांस के अंदर शुरू कर दिया जब वो फ्रांस का शासक बन गया। बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अफ्रीका के निग्रो एक नस्ल है लोगों की, अफ्रीका के जो लोग हैं इनको गुलाम बनाने का जो हक है उनको दे दिया गया नेपोलियन के द्वारा। और फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से जो दास प्रथा है उसका जो उन्मूलन है या उसकी समाप्ति है वो 1848 में होती है। इस प्रकार फ्रांस के अंदर से जो ये दास प्रथा है इसकी जो समाप्ति है वो हो जाती है। उसके बाद देखिए क्रांति और रोजाना की जिंदगी। अब ये देखिए कि क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल या उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? बिल्कुल। कैसे कि सन 1789 से के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास शुरू किया। तो इस प्रकार क्या है, जब ये स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्श जब समाज के अंदर आने लगे और लोग इनको अपनी ज़िंदगी में उतारने लगे, तो इस प्रकार लोगों की जो बोलचाल है, उनका पहनावा है, उनके द्वारा जो पढ़ी जाने वाली जो पुस्तकें हैं, उनका जो रूप है वो भी बदलने लगा। अब देखिए कि बास्तिल के विध्वंस के बाद जब लोगों ने बास्तिल के किले के ऊपर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि बास्तिल का किला राजा की जो शक्ति था उसका प्रतीक था, तो बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह क्या था, सेंसरशिप की समाप्ति। कि सेंसरशिप लगा हुआ था, यानी प्रतिबंध लगा हुआ था किसके ऊपर, सभी प्रकार की जो मुद्रित सामग्री थी, जो अखबार है या कोई पत्र पत्रिका हैं या लोगों का अपने इन सभी माध्यमों से लोगों का अपने विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता थी, इसके ऊपर सेंसरशिप था, प्रतिबंध था। तो इसके ऊपर इस सेंसरशिप की जो समाप्ति है वो कर दी गई थी। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही उनको प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। तो पहले राजा के अधिकारी या राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ भी छापने के लिए, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार बना दिया। मतलब उनको जो भाषण देना और अपने जो विचार है उसका अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो लोगों को दे दी गई। जब फ्रांस के अंदर लोगों को जो नए अधिकार दिए गए या उन अधिकारों के घोषणा पत्र के अंदर क्या है, इन सब अधिकारों का वर्णन किया गया है। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई किताबों या तस्वीरों की क्या है, बाढ़ आ गई। क्योंकि जब क्या है, किताबों के ऊपर से जो प्रतिबंध है, प्रेस के ऊपर से प्रतिबंध जब हट गया तो क्या है, अत्यधिक मात्रा में क्या है, जो मुद्रित सामग्री है वो पूरे फ्रांस के अंदर फैली। जहाँ से वह तेज़ी से गांव देहात तक पहुँची, उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा
होता था तो उनके बारे में उसके अंदर बताया होता था उन लिखित सामग्री के अंदर। और उसके बाद क्या है कि उन पर लोग क्या है अपनी अपनी टिप्पणी है वो देते थे। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। अगर प्रेस स्वतंत्र होती है तो वो सरकार के खिलाफ भी बोल सकती है, अगर सरकार क्या करती है कोई गलत काम है वो करती है। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। इस प्रिंट माध्यम के से अगर कोई एक पक्ष क्या है किसी बात से वो सहमत नहीं है तो इसके माध्यम से क्या है दूसरा पक्ष क्या है अपने कुछ जो वक्तव्य उसके सामने रख सकता है और उसको क्या है अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसको सहमत करने की कोशिश कर सकता है। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे तो लोग क्या है बड़े अधिक मात्रा में क्या है इन सभी कार्यक्रमों के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था कि क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, क्योंकि पढ़ने वाले लोग उस समय भी कम थे। तो अत्यधिक लोगों से जुड़ने का जो माध्यम था वो नाटक, संगीत या जो उत्सवी जुलूस थे इसके माध्यम से लोगों के अंदर क्या है विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं, विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाई गई। उसके बाद देखते हैं कि इसका सारांश क्या है। जो हमने पढ़ा इसका सारांश या इसका निचोड़ क्या है जो हमने पढ़ा है। तो 1804 में जैसा कि मैं बताया आपको, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का जो शासक है वो घोषित कर दिया और उसने फ्रांस के अंदर क्या किया, अपना जो नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट है या आचार संहिता है उसको लागू किया। कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे जिसको लागू किया, न केवल फ्रांस के ऊपर बल्कि जो यूरोप के जो अन्य देश थे जिनके ऊपर उसने विजय प्राप्त की थी तो उसने अपनी विजय यात्राएं हैं वो शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए, उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसका मानना था कि केवल मैं ही हूँ जो यूरोप का आधुनिकीकरण कर सकता है या उसको मॉडर्नाइज कर सकता है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली है वो चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। तो बहुत सारे काम उसने, क्रांतिकारी जो कार्य हैं उसने किए, जिससे लोगों को लगता था कि जो नेपोलियन है वो उनकी मुक्ति का आधार है, उनकी मुक्ति करेगा। लेकिन बाद में क्या था, लोगों की जो सारी उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें लोगों ने उनसे लगा रखी थी, वो सारी उम्मीदें क्या हैं उन पर जो है वो ख़त्म हो गई। तो उसने क्या किया, ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको ख़त्म कर दिया। तो ऐसे कुछ काम है उसने करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से वह लोगों के अंदर उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। और उसके बाद क्या था, उसकी जो सेनाएं हैं वो जल्दी ही लोग उसको हमलावर मानने लगे और आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में, एक जगह है वाटरलू, वहाँ पर उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारी उपायों का असर जो है उसकी मृत्यु के काफ़ी बाद सामने आया। जो क्रांतिकारी उपाय उसने किए थे जैसे कि एक उसने किया था कि जो जर्मन जो क्षेत्र थे वो 39 जो क्षेत्र थे, तो 39 राज्यों को मिला करके एक शुल्क संघ बनाया था जिसका नाम जोल्वेराइन था। तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि व्यापार के ऊपर लगे हुए जितने भी प्रतिबंध थे, जो सीमा शुल्क थे, जो मुद्राओं की संख्या है वो कम हो गई थी, नापतोल प्रणाली एक समान हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, जो व्यापार है वो सुचारू रूप से होने लगा। तो इस प्रकार जो फ्रांस है उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होने लगी। तो इसके द्वारा किए गए जो क्रांतिकारी उपाय हैं उनका जो असर है वो उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद है वो देखने को मिला। और तब लगा कि हाँ, जो नेपोलियन है उसने कुछ क्रांतिकारी जो कार्य हैं वो यहाँ पर किए हैं। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। तो स्वतंत्रता और जो जनवादी अधिकार में जनता को दिए जाने वाले कुछ जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, स्वतंत्रता जो शब्द है या जनवादी जो अधिकार है, ये हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें मिले हैं फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति में इन सब का जो जिक्र है वो किया गया है
और इन सब के बारे में क्या है वो बताया गया है। अब देखते हैं कि ये जो विचार हैं, स्वतंत्रता और जनवादी विचार जो हैं, या जो लोगों को जो अधिकार दिए जाने के जो विचार हैं, वो वहाँ से निकल करके पूरे फ्रांस से निकल करके पूरे यूरोप के अंदर फैलने लगे, जिसके कारण क्या हो गया कि जो सामंती व्यवस्था पूरे यूरोप के अंदर थी, सामंत थे, ज़मीन के मालिक थे, इनका नाश हुआ और औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। संप्रभु मतलब जो राष्ट्र क्या है, ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसके ऊपर किसी का अधिकार ना हो, कि किसी के इशारों पर या किसी के द्वारा उसको संचालित किया जा सके, जो अपने जो निर्णय हैं वो लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो। तो ऐसे जो राष्ट्र राज्य हैं उनकी स्थापना है वो होने लगी, जिससे इस फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर के लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही हमारे देश के दो महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी थे, जैसे जो टीपू सुल्तान है और राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने जो क्रांतिकारी जो फ्रांस थे उनसे ये हमारे समाज सुधारक थे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस में उपजे इन विचारों से प्रेरणा लेकर के और भारत में भी क्या है जो एक राष्ट्र राज्य बनाने के जो एक सफ़र है वो शुरू किया। और इन्होंने यहाँ से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने या समाज सुधारकों ने जो फ्रांसीसी जो क्रांति है ये उससे क्या है प्रेरणा ली।